आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। एक बहुत बड़ा सवाल है, बुनियादी सवाल है, क्या मजदूर जो होते हैं, क्या मजदूर सिर्फ फायदा पहुंचाने की मशीन है? क्या बतौर इंसान उनके अपने कोई अधिकार नहीं है, हक नहीं है, हुकूक नहीं है? द क्विंट की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बिल्डरों से बात करने के बाद वो तमाम मजदूर जो घर वापस जाना चाहते थे, जिनके लिए ट्रेन्स का भी ऑर्डर हो गया था कि ट्रेन्स ले जाएंगे उनको, वो सारी ट्रेन्स रद्द करवा दी हैं। ये एक ट्रेन चलनी थी बेंगलोर से लेकर दानापुर बिहार तक, दिन में 3 ट्रेन चलनी थी इस डेस्टिनेशन के लिए, उन सबको रद्द कर दिया क्योंकि बिल्डर्स ने ऐसा कहा। इन ट्रेनों के जरिए ये मजदूर अपने घर जाने वाले थे। ये फैसला लिया सरकार ने कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ बैठक के बाद लिया फैसला। बैठक में ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की ज़रूरत है, उसको शुरू करने की ज़रूरत है, उसके लिए मजदूरों की ज़रूरत है। द क्विंट की एक और रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में ट्रेन पकड़ने की उम्मीद में आए मजदूरों पर लाठीचार्ज भी किया गया। आंध्र प्रदेश में के कोवूरू में घर जाने की मांग कर मजदूरों पर लाठीचार्ज किया गया है। डेक्कन हेरल्ड के मुताबिक केरल से बिहार जाने वाली 5 ट्रेनों को और रद्द कर दिया गया क्योंकि बिहार ने इसकी इजाज़त नहीं दी। मतलब उनके अपने राज्य ने, जहां उनका अपना घर है, गांव है, वहां के सरकारें कहती कि हम नहीं संभाल पाएंगे अपने ही लोगों को जो वापस आना चाहते हैं। अब देखिए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूरत से बिहार आने वाले मजदूरों ने यह कहा कि सरकार के मुताबिक उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन उल्टा उनसे टिकट के ज्यादा पैसे लिए गए हैं। दरअसल 47% सब्सिडी तो पहले ही सरकार देती थी, उसको 57 बना दिया गया, और क्योंकि वापस खाली आनी है ट्रेन, उसके खर्चे भी जोड़ के कह दिया कि हम 85% सब्सिडाइज कर रहे हैं, बाकी राज्य सरकारें करेंगी। ये शब्दों की चालाकी थी, ब्यूरोक्रेटीज थी। टिकट का ये है, ऑर्डर साफ कहता है कि जो रेलवे है टिकट वो प्रिंट करेगी, रेलवे करेगी, जो केंद्र के अधीन आती है। उसके बाद वो जो राज्य सरकारों के जो अधिकारी हैं उनको देगी वो, और वो दे विल कवर द कॉस्ट। कवर द कॉस्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसको टिकट देंगे उससे कीमत वसूल करेंगे पूरी, फिर जाने दिया जाएगा। तो ये झूठ है, गलत है सूचना ये, और सुप्रीम कोर्ट में भी मना कर दिया सरकार ने ये फिगर देने से कि वो कितना सब्सिडाइज कर रही है। मेरे साथ है अर्थशास्त्री प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मजदूरों से उनकी जो एक बेसिक डिग्निटी होती है, जो एक जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है, वो भी छीनी जा रही है। क्या उन्हें इंसान के बजाय सिर्फ अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाए जाने की मशीन के रूप में देखा जा रहा है? क्या वो बंधुआ मजदूर हैं या प्रवासी मजदूर हैं, माइग्रेंट लेबरर हैं? देखिए, इस समय जो मौलिक अधिकार इन मजदूरों के हैं, जो संविधान ने उन्हें आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 के तहत दिए हैं, वो उनसे छीने गए हैं और छीने जा रहे हैं, निरंतर छीने जा रहे हैं। जिस तरह का मानवीय संकट इस समय जिसका परिदृश्य हम देख रहे हैं, हम में से कभी किसी ने भारत में इस तरह का दृश्य नहीं देखा है। हजारों लाखों मजदूर सड़कों पर उतर आए हैं, पैदल चल रहे हैं, साइकिल पर चल रहे हैं, परिवार के साथ चल रहे हैं, गोद में बच्चों को लेकर चल रहे हैं, और उनकी मृत्यु हो रही है। इस तरह का मानवीय संकट हमने कभी नहीं देखा, और इस तरह के मानवीय संकट का इतना अनमानवीय प्रतिक्रिया हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से कभी नहीं देखी। उसका प्रमुख कारण वही है जो आपने कहा, सरकारें उद्योग सेंट्रिक अप्रोच को अपना रही हैं, पूंजी के पक्ष में एक दृष्टिकोण को अपना रही हैं, और केंद्र सरकार ने शुरू से ही उसके जितने सर्कुलर हैं, जितने नोटिफिकेशन हैं, अगर हम मार्च 28 और 29 से इस दृष्टिकोण से देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि पूंजी के पक्ष में उसने इन नोटिफिकेशंस को जारी किया है। आप उनका केंद्र सरकार के 28 और 19 मार्च के पहले तो इस बात को देखें कि जब इस वायरस का अता पता नहीं था, और जब इन प्रवासी मजदूरों को घर जाने की छूट दी जा सकती थी मार्च में, तब इनको छूट नहीं दी गई। अनायास बसों को बंद कर दिया गया, ट्रेन की गाड़ियों को बंद कर दिया गया, हवाई जहाजों को बंद कर दिया गया। उसके बाद 28-29 को जब वे सड़क पर निकले तो उनको घेर के वापस शेल्टर्स में डाला गया, और उसके बाद 19 अप्रैल का आप उनका इसका नोटिफिकेशन देखें, रेलवेज का 1 मई को देखें और केंद्र सरकार का 3 मई को देखें, और परिदृश्य बिल्कुल साफ हो जाता है। कभी भी केंद्र सरकार की मंशा नहीं थी
कि इन मजदूरों को जी इनकी डिग्निटी, इनके अधिकार मिले। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। उद्योग जगत को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने जो वर्क प्लेस है, जहां काम होता है, उसमें उससे जुड़े कई नियमों में ढील दी है। वही बात जो प्रोफेसर श्रीवास्तव बता रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के इस कदम से उद्योग जगत को, इंडस्ट्री को राहत तो मिलेगी, लेकिन ये राहत जो है कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। सरकार के फैसले के मुताबिक इंडस्ट्री के कर्मचारियों को मेडिकल इंश्योरेंस देना अब ज़रूरी नहीं होगा। ये देखिए, ये जो प्रोफेसर श्रीवास्तव बता रहे हैं, ध्यान उद्योग की तरफ ज़्यादा है, मजदूरों की बेहतरी, वेलफेयर की तरफ है ही नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना चलने की स्थिति में ही कंपनियां कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा देंगी, वरना अपने आप आइए, कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, अपने खतरे पर आइए। सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ही कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था करनी होगी। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप हो, ताकि उनको ट्रेस किया जा सके, ट्रैक किया जा सके, अगर कोई नहीं भी आना चाहे। अब कंपनियों के लिए कार्यस्थल को, जहां काम होता है, चाहे वो फैक्ट्रियां हों या कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, डिसइंफेक्ट करना भी ज़रूरी नहीं होगा। शिफ्ट के बीच 1 घंटे के ज़रूरी गैप को भी सरकार ने हटा दिया है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि पहले कई राज्यों ने काम के घंटे बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए, अब केंद्र ने इन नियमों में छूट दी है। क्या कोरोना की आड़ में कर्मचारियों, मजदूरों, उनके और ज़्यादा मतलब एक्सप्लॉयटेशन का जिक्र हो रहा है? वही बंधुआ मजदूर वाली बात है। ये जो कदम उठाए गए हैं, ये इनकी मतलब कितने वाजिब हैं, या इनकी ज़रूरत क्या थी? देखिए, इसकी आड़ में, कोरोना की आड़ में जो 12 घंटे काम के किए गए हैं, कई राज्यों ने किए हैं, ये आईएलओ के कन्वेंशंस के विपरीत है। और इसके साथ साथ जो आपने देखा कि पहले केंद्र सरकार ने कुछ नोटिफिकेशन जारी किया, कुछ गाइडलाइन जारी किए, और उनमें बराबर ढील दिया, और जितनी भी ढील दी जा रही है वो मजदूरों के पक्ष में नहीं है, न मजदूरों के स्वास्थ्य के पक्ष में है, न मजदूरों के काम की स्थिति के पक्ष में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूरों का जो एक चुनाव का अधिकार है, वो काम करें या ना करें, कहाँ करें, और वो उनकी जो राइट टू मोबिलिटी है, राइट टू मोबिलिटी तो बाद में जाती है। देखिए, इस समय प्रहार उनके राइट टू लाइफ पर है, उनके बेसिक राइट पर है, ह्यूमन डिग्निटी पर है, और लगातार केंद्र सरकार उस दिशा में बढ़ रही है, और राज्य सरकार भी उसको उसी दिशा में बढ़ावा दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन जारी किया, लेकिन केंद्र सरकार के इशारों पर राज्य सरकार भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। कर्नाटक का आपने देखा, कर्नाटक की सरकार कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाएगी अगर उसे केंद्र सरकार से छूट नहीं मिलती है। तो ये परिस्थिति आज देश में बनी है। जी जी, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच बेरोजगारी की दर भारत में बढ़ती जा रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के डेटा के मुताबिक 3 मई को खत्म हुए हफ्ते में बेरोजगारी की दर 27.11% पर पहुंच चुकी है। इस रिपोर्ट का टाइटल है द जॉब्स ब्लड बाथ ऑफ अप्रैल 2020। अप्रैल 2020 के महीने का नौकरियों का रक्त स्नान, अगर इसकी तर्जुमा करना हो तो, जॉब्स ब्लड बाथ अप्रैल। इस रिपोर्ट के मुताबिक मार्च से अप्रैल के बीच हर 4 में से 1 इंसान ने अपना रोजगार खोया है, 1 महीने में ही। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान करीब 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। रिपोर्ट में यह संभावना भी जताई गई है कि संगठित ऑर्गेनाइज्ड और असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दोनों ही सेक्टर्स में काम करने वाले लोग गरीबी की ओर जा सकते हैं, गरीबी की रेखा के नीचे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा प्रभावित इस बार असंगठित क्षेत्र ही हुआ है, इस बार भी कहूँगा मैं। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, पहले हुआ था नोटबंदी से, अब इस दफ़े हुआ है। और सबसे ज़्यादा ख़राब हालत इस वक्त दिहाड़ी मजदूरों की है। CMIE के चीफ एग्जीक्यूटिव महेश व्यास ने इसे ह्यूमन ट्रेजिडी करार दिया है, जैसा प्रोफेसर श्रीवास्तव बता रहे हैं। मानवीय संकट है बहुत बड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक सैलरीड कैटेगरी में भी 38% लोगों के पास कोई जॉब सिक्योरिटी, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, पेड लीव जैसी सुविधाएं नहीं है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, तेजी से बढ़ती बेरोजगारी के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, क्या वो उठा रही है या नहीं? मैं एक बार पढ़ देता हूँ, प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव से हमारा थोड़ा संपर्क खत्म हो गया, बन रहा है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच भारत में बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा के मुताबिक
3 मई को खत्म हुए हफ्ते में बेरोजगारी दर 27.11% पर पहुंच चुकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, इस रिपोर्ट का टाइटल जो है वो है द जॉब्स ब्लड बाथ ऑफ अप्रैल 2020। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च से अप्रैल के बीच हर 4 में से 1 इंसान ने अपना रोजगार गंवाया है, पिछले महीने में ही। रिपोर्ट के मुताबिक 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं पिछले महीने में ही। रिपोर्ट में यह संभावना जताई गई है कि संगठित और असंगठित, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दोनों ही क्षेत्रों में काम करने वाले लोग गरीबी की ओर जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित इस बार भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ही हुआ है और सबसे ज़्यादा खराब हालत इस वक्त दिहाड़ी मजदूरों की है। CMIE के चीफ एग्जीक्यूटिव महेश व्यास ने इसे ह्यूमन ट्रेजेडी करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सैलरीड कैटेगरी में भी 38% लोगों के पास कोई जॉब सिक्योरिटी, कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट, पेड लीव जैसी सुविधाएं नहीं हैं। प्रोफेसर श्रीवास्तव से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा, तो मेरे सहयोगी, अब माफ़ करें, संपर्क हमारा बन गया है। जी प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तेज़ी से बढ़ती बेरोजगारी के लिए सरकार को क्या उपाय करने चाहिए, जो करने चाहिए क्या वो कर रही है? देखिए, जिस एक जो लॉकडाउन का इंडेक्स है उसमें केंद्र सरकार इस समय सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के लिए मानी जा रही है, नंबर 1 पर। उसी तरह से इकोनॉमिक रिस्पांस का जो इंडेक्स है उसमें इस समय भारत सरकार सबसे निचली श्रेणी पर है, अर्थात अपर्याप्त इकोनॉमिक रिस्पांस अब तक आया है। और ये इतना कहना ही इस समय पर्याप्त होगा कि जो कदम केंद्र सरकार को उठाने चाहिए अर्थव्यवस्था को दोबारा क्रियाशील बनाने के लिए, वो कदम पर्याप्त रूप से नहीं उठाए जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव, हमेशा की तरह अपना समय देने के लिए। आज समय थोड़ा कम था, इसकी मैं माफ़ी चाहता हूं, और अगली दफ़े जब हम मिलेंगे तो मैं ध्यान रखूंगा कि मैं कम बोलूं, आप ज़्यादा बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में भारी इजाफा कर दिया है। पेट्रोल पर प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में शराब की कीमत भी बढ़ा दी गई है। पी चिदम्बरम जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि नया टैक्स लगाना या टैक्स बढ़ाना तभी सही होता है जब अर्थव्यवस्था फल फूल रही हो और नागरिकों के पास हैसियत हो टैक्स देने की। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारों को संकट के समय में लोगों को पैसा देना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, ना कि जनता से पैसे लेने चाहिए। पी चिदम्बरम के मुताबिक नया टैक्स परिवारों को कंगाल बना देगा। सरकारों को अपने घाटे को पूरा करने के लिए उधार लेना चाहिए, ना कि टैक्स का बोझ देना चाहिए, वो भी उस वक्त जब आर्थिक गतिविधि रुकी हुई हो। बहरहाल, लेकिन जैसा रिकॉर्ड हमें बताता है कि सरकार इधर से भी उधर से भी जहाँ जहाँ से भी मिले ले रही है, दे नहीं रही, एम्पावर नहीं कर रही। बहुत लोग कह चुके हैं कि चाहे उधार लेना पड़े, चाहे नोट छापने पड़े, हाँ, इस वक्त ज़रूरत है जनता को एम्पावर करने की, उनके हाथ में परचेजिंग पावर देने की, ताकि वो ख़रीदारी कर सके, जिससे मांग और बढ़े, प्रोडक्शन और बढ़े, अर्थव्यवस्था रिवाइव हो। बहरहाल, सियाने लोग हैं सरकार के पास, हम उम्मीद करते हैं कि सही सलाह देंगे। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।